सबसे पहले बात किसान आंदोलन की। आज किसान आंदोलन का 44वां दिन है। सरकार और किसानों के बीच आज दोपहर दिल्ली के विज्ञान भवन में फिर से वार्ता होनी है। किसानों की 4 मांगों में से 2 पर सहमति बन चुकी है, लेकिन कानून वापसी और एमएसपी में लिखित आश्वासन पर पेच फंसा हुआ है। तो आज दोपहर में एक बार फिर से आमने सामने होंगे किसान और सरकार के नुमाइंदे। ट्रैक्टर मार्च से किसानों का शक्ति प्रदर्शन तो हो चुका, अब बारी है बातचीत की। सरकार और किसान नेता दिल्ली के विज्ञान भवन में आज दोपहर फिर वार्ता की मेज पर आमने सामने होंगे, लेकिन 4 जनवरी को पिछली बैठक भी बेनतीजा रहने के बाद सवाल उठ खड़े हुए हैं कि जब दोनों पक्ष अपने अपने रुख पर कायम रहेंगे तो फिर बात कैसे बनेगी। पिछली बैठक के बाद कृषि मंत्री ने क्या कहा था, ये भी सुनिए। चर्चा मैं स्वाभाविक रूप से माहौल अच्छा था, लेकिन एक्ट रिपील पर अड़े रहने के कारण कोई रास्ता बन नहीं पाया। लेकिन मुझे आशा है कि जिस प्रकार की बातचीत आज हुई है उस हिसाब से अगली बैठक में सार्थक चर्चा होगी और संभवतः हम लोग समाधान तक पहुंच पाएंगे। नहीं, स्वाभाविक रूप से रास्ता निकलने के लिए तो तालियां दोनों हाथ से ही बजती हैं। बातचीत नाकाम रहने के लिए सरकार कहीं न कहीं किसानों के अड़ियल रुख पर ठीकरा फोड़ रही है, लेकिन किसान नेताओं का कहना है कि सरकार उनके साथ सांप सीढ़ी का खेल खेल रही है। आपने सांप सीढ़ी का खेल देखा? सरकार ऐसे करके वो 98-97 पे सांप के साथ में चले, सीढ़ी के साथ में घूमती रहे, उसको फिर किसान ठकदेजी करे और फिर उसको नीचे जावे। ये वही खेल है। ये सरकार ऐसे चढ़ कर घूम कर जाए फिर उसको नीचे ले आवे। बड़ी उम्मीद के साथ 4 जनवरी को दोपहर 2 बजे सरकार और किसानों के बीच बातचीत शुरू हुई थी। नए साल में ये पहली वार्ता थी और पिछली बैठक के बाद ये उम्मीद थी कि मामला सुलझ जाएगा, लेकिन करीब 4 घंटे की माथापच्ची के बाद अब दोनों पक्ष बाहर निकले तो एक दूसरे पर दोषारोपण के अलावा कुछ नहीं था। इसको रिपील करने की मांग पर हमारी किसान जथेबंदी अड़ी रही और सरकार क्या कह रही थी? सरकार कह रही थी इसके बारे में अभी सोचेंगे, हमने कोई रास्ता नहीं निकाला और राज्यों के किसानों के और किसान जथेबंदियों के साथ बातचीत करके ये पूरे राज्यों का मामला है, इस पर हम कुछ नहीं कह सकते। अगली मीटिंग में हम बताएंगे। भारत सरकार के 2 कानून नए और 1 संशोधन, ऐसे जो 3 कानूनों के बारे में चर्चा चलती है, उस पर लोग चाहते थे कि यूनियन क्लॉज वाइज चर्चा करें, जिससे कि उसमें से रास्ता निकालने में आगे बढ़ सके। इसी पर बात चलती रही। थोड़ा बहुत बात एमएसपी पर भी हुई, लेकिन आज हम कोई निर्णय तक नहीं पहुंच सके और इसलिए यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर तय किया कि 8 तारीख को पुनः 2 बजे बैठेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बात सही है कि आपसी भरोसे की वजह से ही दोनों पक्ष 8 बार वार्ता की मेज पर बैठ चुके हैं। सरकार अब तक किसानों की 4 मांगों में से 2 को मान चुकी है। पराली जलाने पर जुर्माने के प्रावधान वापस लेने पर सहमति बन गई है और नए बिजली बिल कानून पर राहत देने के लिए भी सरकार राजी हो चुकी है, लेकिन कानून वापस लेने और एमएसपी पर लिखित भरोसे को लेकर बात नहीं बन पाई है। ऐसे में सवाल उठता है कि आज 2 बजे जब दोनों पक्ष एक बार फिर बातचीत के लिए बैठेंगे तो बात करने के लिए नया क्या होगा। ये बिना मुकदमे की तारीख है, ये झेलनी पड़ेगी दिल्ली के। मुकदमा कोई दर्ज नहीं है, तारीख पर तारीख लग रही। करेंगे मीटिंग आज। किसान अपनी मांगों पर कायम है, अब सोचना सरकार को है कि करना क्या है। आज की वार्ता से पहले सरकार को नया फॉर्मूला निकालने के लिए 72 घंटे से ज्यादा का वक्त मिला। उम्मीद है कि जब सरकार किसानों से मुखातिब होगी तो फॉर्मूला साथ होगा। दिल्ली से कुमार कुणाल, हिमांशु मिश्रा और अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो। हमारे 2 संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिंघू बॉर्डर से हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह जुड़ गए हैं, वहीं कुमार कुणाल गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। जितेंद्र, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, किसान नेता ये कह रहे हैं कि सरकार सांप सीढ़ी का खेल खेल रही है, यानी कि सरकार की रणनीति और नियत दोनों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में जब आज बातचीत होगी तो संशय इसी बात पर है कि कोई नतीजा फिर से एक बार नहीं निकलने को देखने को मिल सकता है।
देखिए नेहा, लगातार 8 दौर की जो बातचीत होनी है, इसमें किसानों की तरफ से अपनी बातें रखी गई। उसमें उन्होंने ये कहा कि वो लोग तीनों कानून जब तक रद्द नहीं होंगे और एमएसपी के लिए गारंटी कानून नहीं होगा, तब तक वो लोग पीछे नहीं हटेंगे। सरकार के मंत्री की तरफ से अभी हाल ही में ये बात कही गई कि उनकी तरफ से वो लोग 10 कदम आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन किसानों की तरफ से कोई स्टेप आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। ऐसे में आप देखिए कि दोनों तरफ से ये कहा जा रहा है कि कानून को लेकर के जिस तरीके के कदम बढ़ने चाहिए वो स्टेप नहीं बढ़ रहे हैं। ऐसे में स्थिति साफ है कि आज की जो बैठक है उसमें क्या निर्णय निकलेगा। सरकार क्या किसी तरीके के फार्मूले को लेकर के आती है, क्योंकि 4 तारीख को ये उम्मीद की जा रही थी कि सरकार किसी नए फार्मूले के साथ आएगी और उसके बाद किसानों में जो बातचीत होगी उसमें एक सहमति बनेगी। लेकिन 4 घंटे की जो बैठक हुई, उस बैठक में किसी भी तरीके का नतीजा नहीं निकला। किसान अपनी ताकत एक तरफ दिखाने में जुटे हुए हैं, वो ट्रैक्टर मार्च कर रहे हैं और 26 जनवरी के लिए वो पूरी तैयारी कर रहे हैं, यानी उन्होंने आगे का अपना एजेंडा तैयार कर लिया है। ऐसे में सरकार इन किसानों को किस तरीके से रोकती है, क्योंकि उनकी जो मांगे हैं, उनकी वही मुख्य जो मांगे हैं कि 3 कृषि कानून जब तक वापस नहीं होंगे और एमएसपी के लिए जो गारंटी कानून है वो नहीं आएगा, तब तक वो लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। ऐसे में आज की जो 2 बजे की बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि सरकार के जो मंत्री समूह है उसमें बहुत सारे अलग अलग बयान इससे पहले भी आ चुके हैं और उनकी तरफ से ये कहना है कि सरकार खुले मन से बातचीत करना चाहती है, लेकिन किसानों की तरफ से कोई स्टेप नहीं बढ़ाया जा रहा है। सरकार का ये कहना है कि वो संशोधन करने के लिए भी तैयार है, लेकिन किसान इसके लिए राजी नहीं है। ठीक तो क्या है, इन सब में के आपके बीच पास में कुमार कुणाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार कुणाल, हमने बीते दिनों में देखा है कि कैसे लगातार संघर्ष तेज करने की बात की जा रही है। कल ट्रैक्टर मार्च हुआ था और ये कहा गया था कि महज ड्रेस रिहर्सल है, असली अभियान तो अभी 26 जनवरी को शुरू होगा। तब से पहले अब सरकार क्या कोशिश करेगी कि 26 जनवरी को ये ट्रैक्टर मार्च ना निकले, इसकी नौबत ना आए, इसके लिए आज की बातचीत बेहद महत्वपूर्ण। बिल्कुल, और कल की 2 तस्वीरें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। एक तो ट्रैक्टर रैली थी जिसका जिक्र आपने किया कि किस तरीके से शक्ति प्रदर्शन किया किसानों ने। दूसरी तस्वीर शाम को आई जो कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक मुलाकात की धार्मिक नेता से जो कि पंजाब के हैं। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं क्या सरकार ऐसे किसी शख्स की तलाश में है जो कि बीच में आकर के सुलह का काम कर सकता है। तो क्या सरकार सिर्फ बातचीत और प्रस्ताव के अलावा कोई और भी फॉर्मूले पे काम कर रही है? इसका खुलासा आज मुमकिन है कि जब बातचीत हो तब होगा। लेकिन हमारे साथ जो किसान नेता हैं वो क्या सोचते हैं आज की बातचीत को लेकर के? बातचीत का 9वां दौर है, अभी तक बहुत कुछ आगे बात बढ़ी नहीं। ट्रैक्टर रैली आपने कर ली, अब क्या? देखो जी, ये 9वें दौर की बात होने वाली है और सरकार है बीमार और ये किसान देश के इकट्ठा हुए हैं सरकार की दवाई करने के लिए। तो 8 बार कैप्सूल तो दे दिया गया, अभी तबीयत में इनके बहुत नॉर्मल सुधार हो रहा है। आदमी को जब लंबी बीमारी हो जाती है तो लंबा कोर्स दवा का चलाना पड़ता है। तो हमको लगता है सरकार बीमार है, इसको दवा पर दवा दिया जा रहा है, बीमारी में नामिनल सुधार हो रहे हैं। आपने तो दवा ठीक है कुमार कुणाल, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट्स के लिए हम लौटेंगे। लेकिन अब बात कोरोना टीकाकरण की कर लेते हैं, क्योंकि आज कोरोना टीकाकरण का महा रिहर्सल शुरू होना है। 33 राज्यों के 766 जिलों में टीकाकरण का ड्राई रन होगा। ऐसे संकेत हैं कि 13 या फिर 14 जनवरी से टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो सकती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ड्राई रन को देखने चेन्नई पहुंच चुके हैं। रोज 13 लाख टीकाकरण का प्लान है, जिसको लेकर आज से ही ड्राई रन शुरू हो रहा है। 33 राज्य 736 जिलों में ये अभ्यास किया जाएगा, ताकि जब एक्चुअल डोज दी जाए तो किसी तरह की परेशानी ना हो। रोज 13 लाख को टीकाकरण का प्लान है, ताकि 130 करोड़ से ज्यादा की जो आबादी है सब तक ये टीका पहुंच सके। किस तरीके से सप्लाई किया जाएगा ये चेन आपको हम दिखा देते हैं। पहले मैन्युफैक्चरर से ये टीका पहुंचेगा प्राइमरी डिपो, उसके बाद स्टेट वैक्सीन स्टोर्स, उसके बाद कोल्ड चेन पॉइंट, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, फिर आम आदमी और कोविन ऐप के जरिए उसे रजिस्टर होना होगा। एक एक्टिविटी सारा देश मिलकर कल एक साथ करने वाला है, देश के सभी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, जिसको हम ड्राई रन का नाम दे रहे हैं। उसको हम
अपना जब भी वैक्सीनेशन कोविड का शुरू होगा उसको उसकी मॉक एक्सरसाइज कह सकते हैं। और आइए अब आपको लिए चलते हैं पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट। हमारे सहयोगी पंकज खेलकर आपको दिखाएंगे वैक्सीन की लेबलिंग, पैकेजिंग से लेकर ट्रांसपोर्टेशन की पूरी प्रक्रिया। देखिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। EUA मिलने के बाद सीरम इंस्टीट्यूट को वैक्सीन लोगों तक पहुंचाना है और इसके लिए यहां हडपसर के सीरम फार्मा पार्क में किस तरह से लेबलिंग और पैकिंग का काम हो रहा है ये जानने की कोशिश हम करेंगे। यहां आज तक आया हुआ है हडपसर इलाके में सीरम इंस्टीट्यूट में। आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र पुलिस तैनात किए हुए है, अति दक्षता विभाग बन गया है ये पूरा इलाका। तकरीबन 6 करोड़ डोजेज यहां पर तैयार है ऐसा कहा जा रहा है। आगे क्या होने वाला है, ट्रांसपोर्टेशन कैसा होगा, ये जानने की कोशिश करते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कोल्ड स्टोरेज में तकरीबन 50 to 60 मिलियन यानी 5 से 6 करोड़ डोजेस तैयार है। अब वो कोल्ड स्टोरेज से यहाँ पर ये वैक्सीन के बॉटल्स छोटी यहाँ पहुंचाई जा रही है। अत्याधुनिक मशीन है जिस पर प्रति मिनट 500 बॉटल्स को लेबल लगाया जाता है और बारीकी इतनी है यानी सावधानी इतनी बरती जा रही है कि जो स्टिकर है उसके ऊपर अगर एक डॉट भी इधर का उधर हो गया तो भी वो बॉटल किनारे कर दी जाती है। उसके बाद उसको मैन्युअली रेक्टिफाई किया जाता है और फिर वो पैकिंग में जाती है। तो यहाँ पर जो बॉटल्स है वो आगे किस तरह से बॉक्सेस में पैक होती है इस बारे में जानते हैं। सर बताइएगा। सर ये हमारा जो लेबल हुआ वायल है उसको एक कन्वेयर के ऊपर लोडिंग करते हैं। इसमें से 2 ट्रैक में वो वायल डिवाइडेड हो जाती है और वो डिवाइडेड होने के बाद उसका 10 का एक रो बनता है। इसमें एक पार्टीशन इंसर्ट होता है। पार्टीशन इंसर्ट होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेशन पे मेन कार्टनिंग लाइन के ऊपर वो पूरा बॉक्स ऑफ 50 का जो बॉक्स वायल्स आता है वो वायल्स को फिर अनदर पार्टीशन रखते हैं क्योंकि ईच एंड एवरी वायल हैव अ पार्टीशन। तो 2 सब बॉटल के बीच में कंटेनर के बीच में पार्टीशन रहता है तो उसको प्रोटेक्शन मिलता है। और यहाँ पे देखो आप हाई स्पीड कैमरा सिस्टम्स है, वो कैमरा स्कैन करता है कि भाई 50 फाइल अंदर है कि नहीं है। अगर 50 फाइल अंदर नहीं रहेगी या कलर कैप भी डिफरेंट रहेगा तो उसको ऑटोमेटिक साइड में कर देता है। इसके बाद जब ये पूरा बंच जो बॉक्स ऑफ 50 का जो वायल्स है वो कन्वेयर से जब इधर आता है तो यू सी दिस इज ये आप देख रहे हैं तो फुल्ली ऑटोमेटेड लाइन है। वहाँ पे पूरा बॉक्स ऑटोमेटिक ओपन होता है। ओपन होने के बाद बॉक्स के अंदर एक साइड से पूरा वायल्स जो 50 वायल्स है और उसके अंदर जो PIL चाहिए अपने को। इस बीच आपको दिखा देते हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन चेन्नई के राजीव गांधी हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। यहीं से वो मॉनिटर करेंगे कि आज कैसे ड्राई रन किया जा रहा है। अक्षय नाथ हमारी संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ जुड़ रही है। अक्षय, क्या कुछ आज का प्लान है डॉक्टर हर्षवर्धन का, कैसे वो मॉनिटर करने वाले हैं ड्राई रन की प्रक्रिया? नेहा, हम अभी राजीव गांधी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बाहर हैं। यहाँ पे आज का पहले ड्राई रन हो रहा है और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन यहाँ पे मौजूद है और वो यहाँ पे हर एक स्टेप जो बेनिफैक्टर्स कोविशील्ड या कोवैक्सिन के लिए आ रहे हैं उनके जो स्टेप्स वो लेने वाले हैं वो सारे स्टेप्स को डॉक्टर हर्षवर्धन भी यहाँ पे देख रहा है कि वो सारी तैयारियां ठीक है कि नहीं। और हम यहाँ पे आपको बाहर दिखाते हैं कि क्या क्या चीजें यहाँ पे मौजूद है। अभी यहाँ पे एक वैक्सीनेशन ऑफिसर है और उनके पास है कोविन का एक डॉक्यूमेंट जिसमें हर एक बेनिफैक्टर का नेम, उनका डिटेल, उनका जो रिकॉर्ड जो चेक करना है वो सारी चीजें हैं। और उसके अलावा गवर्नमेंट ने एक पैम्फलेट भी दिया गया है जिसमें हर एक स्टेप जो यहाँ पे जो बेनिफैक्टर्स आने वाले हैं उनके लिए क्या क्या स्टेप्स करने हैं वो है। और उसके अलावा सैनिटेशन के लिए हम देख रहे हैं कि सैनिटाइजर्स, फेस मास्क, वो सारी चीजें भी दिया गया है। और यहाँ पे हर्षवर्धन जी जो यहाँ पे आया है वो भी ये देखता है कि क्या हर एक चीज जो यूनियन गवर्नमेंट ने बोला है क्या वो फॉलो किया गया है। क्या इन यहाँ पे जो फैसिलिटीज चाहिए जैसे कि हर एक बेनिफैक्टर को मल्टीपल बार चेक करना होगा कि उनका नेम और उनके आइडेंटिफिकेशन वो सारे चीजें के लिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं। और सेकेंड चीज है कि जहाँ पे वो वैक्सीनेशन करने वाले हैं वहाँ पे क्या क्या चीजें दिया गया है, क्या क्या स्टेप्स लिया है, वो सारी चीजें भी वो चेक कर रहा है। उसके अलावा जो ऑब्जर्वेशन रूम है उनके बारे में भी चेक कर रहे हैं। और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कई सारे डॉक्टर्स भी मौजूद है और हम यहाँ पे जो डॉक्टर है उनके पास पूछते हैं, सर व्हाट आर द स्टेप्स दैट आर टेकन हियर एंड व्हाट डू यू थिंक शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल वैक्सीनेशन इज हैपनिंग?
Yeah, actually, already we have conducted a dry run. It was very successful. The purpose of the dry run is that how exactly the procedure of vaccination is going to take place. Starting from the word go, who are the beneficiaries on that particular day, and prior intimation will go to them, and they'll be seated with social distancing, and step by step there are different rooms inside, and vaccine will be provided. And even though this vaccine is very, very, very safe, you should be ready to tackle in case of any kind of mild adverse effect and so on. For monitoring that, we have personnel. There is a nursing personnel as well as a medical person will be there with all the preparedness to tackle in situations of any kind of untoward. That is a very unlikely. नेहा, हम दिखाते हैं यहाँ पे जो प्रोसीजर डॉक्टर ने बताया था। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप ये है जहाँ पे वैक्सीनेशन ऑफिसर के साथ चेक करना है, और दूसरा स्टेप भी वैक्सीनेशन सेंटर में है। पर हम आपको ये दिखाते हैं कि आपने डिटेल में बताया, काफी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी कि कैसे आज मॉनिटरिंग करने वाले हैं डॉक्टर हर्षवर्धन वहां पर चेन्नई के राजीव गांधी अस्पताल से। इसके साथ ही किस तरह की तमाम बारीकियों पर ध्यान रखा जा रहा है, इस पर भी आपने विस्तार से डिटेल दी। खैर, अब बात करेंगे अमेरिका की, वहां पर मचे सियासी बवाल की, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के भविष्य को लेकर वहां सवाल उठ रहे हैं। क्या उनके खिलाफ महाभियोग लाया जाएगा? क्या 20 जनवरी से पहले उनकी विदाई हो जाएगी? इन सवालों के बीच पहली बार ट्रंप ने अपने रुख में बदलाव करते हुए हार मान ली। ये दुनिया के सुपर पावर अमेरिका के लोकतांत्रिक इतिहास को कलंकित करने वाली तस्वीर है। बुधवार का दिन अमेरिकी इतिहास के काले अध्याय में शुमार हो गया, जब हार से उत्तेजित ट्रंप के समर्थकों ने अमेरिकी लोकतंत्र के मंदिर यानी कैपिटल हिल के नाम से मशहूर संसद भवन के अंदर और बाहर जमकर बवाल काटा, जिसमें कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई। बवाल थम चुका है, अब मंथन का दौर जारी है। मंथन ये कि जिस शख्स को इस पूरे बवाल की वजह माना जा रहा है उसका क्या हो। सवाल ये है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 20 जनवरी को नए राष्ट्रपति के रूप में जो बाइडेन की ताजपोशी तक व्हाइट हाउस में बने रहने दिया जाए या नहीं। In calling for this seditious act, President has committed an unspeakable assault on our nation and our people. I join the Senate Democratic leader in calling on the Vice President to remove this president by immediately invoking the 25th Amendment. If the Vice President and the Cabinet do not act, the Congress may be prepared to move forward with impeachment. जी हाँ, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने साफ कहा है कि उपराष्ट्रपति माइक पेंस को ट्रंप के खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव लाना चाहिए, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो अमेरिकी कांग्रेस को ऐसा कर ट्रंप को जल्द से जल्द व्हाइट हाउस से बेदखल करना चाहिए। When you have the 25th Amendment invoked, that would be calling upon the Vice President, as we hope to do, to take the lead, and with a majority of the cabinet, to be able to unseat the President of the United States, a very dangerous person who should not continue in office. This is urgent. This is emergency of the highest magnitude. कैपिटल हिल के अंदर और बाहर बुधवार को जो तांडव हुआ, शायद ट्रंप की उम्मीद से भी तीखी उस पर प्रतिक्रिया हुई। लिहाजा अब तक आक्रामक तेवर दिखाने वाले ट्रंप हथियार डालने की मुद्रा में आ गए। पहली बार उन्होंने मान लिया कि व्हाइट हाउस में अब और नहीं, हालांकि उनके कहने का अंदाज नहीं बदला। A new administration will be inaugurated on January 20th. My focus now turns to ensuring a smooth, orderly, and seamless transition of power. ऐसा पहली बार है जब ट्रंप ने कहा कि वो दूसरा टर्म नहीं लेंगे, क्योंकि अब तक वो व्हाइट हाउस न छोड़ने की धमकी दे रहे थे। ट्रंप के इस नरम रुख के पीछे जहां महाअभियोग का बढ़ता दबाव है, वहीं बाइडेन की आक्रामक बयानबाजी भी है। बाइडेन ने अमेरिकी संसद में बवाल करने वालों को घरेलू आतंकी तक कह डाला।
20 जनवरी को जो बाइडेन की शपथ के बाद अमेरिका में नया दौर शुरू होगा। अमेरिकी संसद ने बाइडेन के नाम पर मुहर लगा दी है। अब लोगों की नजर इस बात पर है कि ट्रंप के नरम रुख के बाद क्या महाअभियोग की बात करने वालों का रुख भी नर्म होगा। क्या बचे हुए 12 दिन ट्रंप आराम से गुजार पाएंगे? आज तक ब्यूरो। जनवरी का महीना अपने साथ कड़ाके की ठंड लाया है, जिसका सिलसिला कम होने का नाम नहीं ले रहा। पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी हो रही है। पिछले कई सालों के रिकॉर्ड टूट चुके हैं। सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर की, जहां लगातार बर्फबारी से थोड़ा सा निजात मिला है घाटी में, लेकिन ठंड बढ़ गई है। दूर दूर तक बर्फ की सफेद चादर। घरों की छतों पर ठहरी बर्फ की मोटी मोटी परतें। खौफ पैदा करने वाला बर्फीला तूफान। खतरनाक हो चुके रास्ते। घाटी की खूबसूरती में चार चांद लगाने वाली ये तस्वीरें देखने में जितनी खूबसूरत नजर आती हैं, जिंदगी को उतना ही बेहाल कर जाती हैं। कश्मीर की रफ्तार मानो थम जाती है। 4 दिन तक लगातार हुई बर्फबारी ने धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर को बर्फिस्तान में तब्दील कर दिया। लेकिन कल से कश्मीर के लोगों ने राहत ली और आसमान से बरस रही आफत में कमी आई। कश्मीर घाटी में पिछले कुछ दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही थी और बर्फबारी थमी है, लेकिन बर्फ की वजह से जो लोगों को परेशानियां हुई हैं उसके ऊपर अगर नज़र डालें तो साफ जाहिर है कि सड़कों का हाल बहुत बुरा है। बहुत सारी जगहों से अभी भी इस चीज़ की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि सड़कों पे सफाई पूरी तरह नहीं हो पाई है और अब ठंड की वजह से कई सारी जगहों पे कोहरा भी जमा हुआ है। मौसम विभाग ने दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में अगले 7 दिनों के लिए शुष्क मौसम का पूर्वानुमान लगाया है। घाटी में फिर से सड़क, पानी और बिजली की आपूर्ति को बहाल करने का काम जारी है। घाटी में हो रही बर्फबारी ने परिवहन में ब्रेक लगा दिया था। लगातार रास्तों को साफ करने का काम चल रहा था, जिसके बाद अब जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश शुरू हो गई है। रास्तों को साफ किया जा रहा है। दोनों तरफ बर्फ की मोटी परतों के बीच सड़क पर चलने वाला रास्ता पगडंडी जैसा नजर आ रहा है। कई दिनों से बंद एयरपोर्ट सेवा फिर से बहाल होनी शुरू हो गई है। रनवे साफ हुआ तो फ्लाइट्स ने उड़ान भरना शुरू कर दिया। 5 दिनों से श्रीनगर में उड़ानें बंद चल रही थी। में हुए सुधार के बाद धीरे धीरे अब जनजीवन जो है पटरी पर उतरना शुरू हो गया है और साथ ही जो यातायात पूरी तरह से कश्मीर में ठप था, सड़क के मार्ग से भी, हवाई रास्ते से भी, अब आज कुछ उम्मीद जताई जा रही है कि शायद कश्मीर की ओर जहाज उड़ पाएंगे। लेकिन अगर जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात की जाए तो वो अभी भी बंद पड़ा है। तापमान की बात करें तो तापमान में अब आने वाले दिनों में जबरदस्त गिरावट देखी जाएगी, क्योंकि न सिर्फ पहाड़ों पर भीषण बर्फ जमा है बल्कि साथ ही साथ कश्मीर की हर तरफ बर्फ ही बर्फ के कारण बर्फीली हवाओं का दौर अब शुरू होगा। जम्मू कश्मीर के अधिकतर इलाकों में पारा 0 से नीचे है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -0.8, पहलगाम में -2.5 और गुलमर्ग में -8.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लद्दाख के लेह में रात का न्यूनतम तापमान -10.0, करगिल में -12.6 और द्रास में -15.9 डिग्री सेल्सियस रहा। इस बीच गुरेज सेक्टर में बर्फीला तूफान आया। राहत की खबर ये रही कि इस तूफान में जान माल का नुकसान नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी 4 दिन के बाद थम तो गई, लेकिन अब बर्फीले तूफानों का कहर कश्मीर के अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रहा है। गुरेज के दावर इलाके में बर्फीला तूफान आया है, लेकिन खुशकिस्मती ये रही कि इस बर्फीले तूफान यानी स्नो अवलांच में कोई हताहत नहीं हुआ और ना ही कोई नुकसान हुआ। घाटी के कई इलाकों में एवलांच का अलर्ट जारी हुआ है। पुंछ, डोडा, अनंतनाग, बांदीपुरा, कुपवाड़ा में ये अलर्ट जारी किया गया है। 3 दिन पहले कुपवाड़ा के एक दूरदराज गांव में एक गर्भवती महिला को सेना के जवानों ने घुटने तक गहरी बर्फ में 2 किलोमीटर तक पहुंचाया, जहां से एम्बुलेंस के जरिए महिला को अस्पताल पहुंचाया गया। महिला ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया।
श्रीनगर से शुजाउल हक के साथ अशरफ वानी, आज तक। फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ, देखते रहिए। ले चलेंगे चेन्नई, जहां पर इस वक्त केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन बोल रहे हैं। Today is 8th January and I recall that exactly 1 year back when on 6th of January the World Health Organization had informed the whole world about the cases of corona which have appeared in China on 31st of December, which were causing pneumonia there. We were the first ones in the whole world to have probably taken a note of it, and on 8th of January 2020 we had called our meeting of experts in the health ministry. So it is full 1 year now since we had responded to the news of COVID outbreak in the whole world. 2020 has been a year where virtually everyone rose to the occasion. The central government, under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, it was a whole of government approach. It was a whole of society approach. बात अब यूपी के बदायूं गैंगरेप और मर्डर केस मामले की। इस केस के मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी पुजारी सत्यनारायण 2 दिन से फरार था। उस पर 50,000 का इनाम रखा गया था। कल रात पुलिस ने गांव वालों की मदद से इसे गिरफ्तार किया। आरोपी की तलाश में पुलिस की 4 टीम्स लगी हुई थी। इस बीच मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट लीक होने पर प्रशासन ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं। इस पूरे मामले पर यूपी सरकार एक्शन में है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में कहा कि उनकी सरकार दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो गया है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट लीक होने पर अब मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए। ये हुआ घटना बहुत दर्दनाक है और इस प्रकार के एक तरह से गैर मानवीय कुकृत्य करने वाले अपराधियों को न हमारी सरकार कभी छोड़ी है और न छोड़ सकती है। उनको इतना कठोर दंड दिलाने का काम करेंगे और जल्द से जल्द दंड दिलाने का काम करेंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करके दंड दिलाने का काम करेंगे कि यह संदेश जाए। लेकिन इस प्रकार का जो अपराध किए हैं उसकी मैं भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं और स्पष्ट आदेश हैं, निर्देश हैं कि ऐसे अपराधियों को पकड़ करके और जल्द से जल्द कठोर से कठोर सजा देने का काम किया जाए। लखनऊ में जो गोलीकांड हुआ उसको लेकर विपक्ष सरकार कानून व्यवस्था का हवाला दे रहा है। देखिए, विपक्ष मुद्दाहीन है। घटना कोई होती है, हम ये नहीं कह रहे कि घटना शून्य उत्तर प्रदेश हो गया है। कोई भी आपराधिक घटना होती है तो वह घटना हमारी सरकार के लिए भी, हमारे प्रदेश के लिए भी चिंता का विषय रहता है। लेकिन किसी भी घटना का अपराधी अब तक बच नहीं पाया है। वो चाहे अपराध लखनऊ में करने वाला हो, चाहे वो बदायूं में करने वाला हो, चाहे हाथरस में करने वाला हो, चाहे प्रदेश के किसी हिस्से में करने वाला हो।
तीन तस्वीरें आपके सामने हैं। ये आरोपी दरअसल अब गिरफ्तार कर लिया गया है। ये उस मंदिर का महंत है जहां पर मृतका पूजा करने के लिए पहुंची थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट हालांकि मृतका की लीक होने पर अब बवाल मच गया है और उसकी जांच के आदेश दे दिए गए। रुक करेंगे अब कश्मीर का, जहां हुई बर्फबारी से काफी ज्यादा दिलकश नजारा घाटी में देखने को मिल रहा है। कश्मीर की खूबसूरती में चार चांद लग गए हैं, लेकिन सैलानियों का आना अभी बाकी है। ऐसे में यहां के लोगों को उम्मीद है कि ये बर्फबारी एक बार फिर लोगों को घाटी तक खींच कर लाएगी और वीरान नजर आ रही कश्मीर की घाटी फिर से सैलानियों से गुलजार हो सकेगी। जो वादी कभी सैलानियों से गुलजार रहती थी, आज यहाँ पसरा सन्नाटा अपने साथ एक उदासी समेटे हुए है। वही वादियां हैं, वही नजारे हैं और खूबसूरती में भी कोई कमी नहीं आई है। बस नहीं नजर आ रहे तो इस खूबसूरती को यहाँ से यादों में समेटने वाले वो सैलानी। डल झील में शिकारा की रफ्तार थम गई है, बस इक्का दुक्का सैलानी नजर आ रहे हैं। मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला था, एक लिखा हुआ था हेवन ऑन अर्थ, वेलकम टू हेवन ऑन अर्थ। डेफिनेटली हेवन ऑन अर्थ। हर दिन एक अलग दिन लगता है, बहुत ही ज्यादा सुंदर और अलग एक्सपीरियंस होता है हर दिन। गुलमर्ग अलग ही सुंदर था, ये अलग ही सुंदर है। हर चीज एक से एक है यहाँ पे, कुछ भी ऐसा नहीं है कि कुछ भी कम हो, सब बहुत सुंदर है। जो सैलानी यहाँ आए हैं उन्हें घाटी निराश नहीं कर रही। बर्फबारी ने उनकी इस ट्रिप में चार चांद लगा दिए हैं। अमेजिंग अमेजिंग, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये स्नोफॉल का एक एक्सपीरियंस है जो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आया। सर हमारी 4 तारीख की रिटर्न फ्लाइट थी, वो तो हम यहाँ फंस गए पर हम फंस के भी इंजॉय कर रहे हैं। तो अभी दोबारा आने का प्रोग्राम बनेगा? बिल्कुल बनेगा, पक्का, वेरी सून। पहले 370 के बाद घाटी में लगा कर्फ्यू और फिर कोरोना के कहर ने कश्मीर के टूरिज्म को तोड़कर रख दिया था, लेकिन अब यहाँ लोगों को उम्मीद है कि ये बर्फ सैलानियों को एक बार फिर कश्मीर तक खींच कर लाएगी। समझो हम लास्ट 5 जहाँ से 5 अगस्त से आर्टिकल 35 खत्म हुआ है, तब से हम शिकारा वाला यहाँ है, हाउस बोट वाला है, हर एक इंतजार है टूरिस्ट आने के लिए इधर। अब जो ही बर्फ यहाँ गिरी, टूरिस्ट बहुत आया था और जो ही रास्ता बंद है, तो मैंने सुना है कि इस साल बहुत बुकिंग है इधर हाउस बोट की, होटल्स की। तो मुझे पूरी उम्मीद है, पहले अल्लाह पे उम्मीद है कि इस साल पूरा ये जो सीजन है टूरिज्म से भरा हो। कश्मीर को इंतजार है अपने उन चाहने वालों का जो उसकी खूबसूरती को निहारने देश दुनिया से यहाँ आते हैं। कश्मीर में सबसे ज्यादा प्रभावित पर्यटन जो उद्योग है वही हुआ था, क्योंकि पहले अनुच्छेद 370 हटने के बाद और बाद में कोरोना वायरस की महामारी के चलते कश्मीर में पर्यटकों का आना लगभग ना के बराबर था। लेकिन पिछले दिनों हुई ये बर्फबारी अब पर्यटकों को एक बार दोबारा कश्मीर की ओर रुख करने पर मजबूर कर रही है। तारिक लोन के साथ अशरफ आनी, श्रीनगर, आज तक। भारत में चीन के 250 से ज्यादा ऐप्स को नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरा मानकर पिछले 1 साल में बैन किया गया, लेकिन आपको चीन और चीन के आइडियाज पर चलने वाले उन मोबाइल ऐप्स पर बैन लगाने की दस्तक देनी है जो भारत के नागरिकों के सम्मान और जीवन दोनों से खेल रहे हैं। एक गांव, कैमरा घूमता है, भीड़ लगी है, टेंट लगा है, कैमरा और घूमता है, हर तरफ बैठे हुए लोग हैं। यहाँ कोई जश्न की तैयारी नहीं, ये मातम का गांव है। क्या आप भरोसा करेंगे, भारत के दक्षिण में एक गांव में बेटी के रोने के पीछे वजह चीन के कुछ लोग और चीन के ऐप हैं, लेकिन क्यों और कैसे? अब दूसरी तस्वीर देखिए, पिता अपनी बहू को संभाल रहे हैं, बेटे ने जान दे दी, पूरा परिवार बिखर गया। लेकिन क्या आप भरोसा करेंगे,
देश में एक परिवार के महीने के मोबाइल फोन, इंटरनेट बिल जितना कर्ज लेने पर कुछ नागरिकों को जान देनी पड़ रही है, जिसके लिए कर्ज के बोझ में मृत्यु जाल फैलाने वाले जिम्मेदार चीन के ऐप हैं। कल जो फॉरेन नेशनल हमने अरेस्ट किए हैं वो चाइनीज हैं। चीनी ऐप से कर्ज का मृत्यु जाल कुछ ऐसा है जो चंद मिनट में लोन देंगे, 1500-2000 का छोटा कर्ज बांटेंगे, कोई इनकम प्रूफ नहीं मांगेंगे, छोटी समय सीमा का कर्ज तुरंत खाते में डालेंगे, समय पर नहीं भरा तो कई गुना पेनल्टी लगाएंगे, कर्ज भरने के लिए दूसरे ऐप से आप लोन लेंगे, किस्त नहीं दी तो लोन लेने वाले की फोटो सार्वजनिक हो जाएगी, आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में नंबर निकाल कर आपको बदनाम करने लगेंगे। परेशान होकर कर्ज लेने वाला जान दे रहा है। बिहार से लेकर बंगाल तक, मध्य प्रदेश से तेलंगाना तक अब तक इन चाइनीज ऐप के कारण करीब 15 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है और इस सिलसिले को तुरंत रोकने के लिए दस्तक देना जरूरी है ताकि जांच एजेंसियां हो जाएं सतर्क और आप हो जाएं जागरूक और जिम्मेदार। क्योंकि जिस परिवार को अभी आप अपनी टीवी स्क्रीन पर रोते हुए देख रहे हैं, ये 36 साल के मोहन के परिजन हैं। कौन मोहन? जिन्होंने दावा है सिर्फ 10,000 रुपए का कर्ज अचानक कुछ जरूरत पड़ने पर एक इंस्टेंट लोन ऐप यानी तुरंत कर्ज देने वाली एक चीनी ऐप के जरिए लिया, लेकिन फिर उस कर्ज को चुकाने के नाम पर चीनी कंपनी के मृत्यु जाल में उलझकर फांसी लगाने को मजबूर हो गए। अब तक की तफ्तीश में पुलिस के मुताबिक कैश मामा, लोन जोन, धनाधन लोन, कैश अप, कैश बस, मेरा लोन ऐसे 50 से ज्यादा चाइनीज ऐप कर्ज के नाम पर बहुत बड़ी मुसीबत बांट रहे हैं। ऐसे ही एक चाइनीज ऐप से मोहन ने भी कर्ज लिया। ऐप स्टोर से डाउनलोड होने वाले ज्यादातर चाइनीज ऐप चंद मिनट की प्रक्रिया के बाद तुरंत 1,500 से 50,000 तक का लोन देते हैं। कर्ज भरने की मियाद 7 दिन से कुछ महीनों के भीतर तक की होती है, लेकिन ये ऐप एक दिन के हिसाब से कई गुना ब्याज वसूल कर किसी की जरूरत का फायदा गैर कानूनी तरीके से उठा रहे हैं। ऐसे मोबाइल ऐप एक दिन किश्त न चुकाने पर 3,000 रुपए तक की पेनल्टी लगा रहे हैं। जैसे मोहन तय वक्त पर किस्त नहीं भर पाए तो सोचिए उनके साथ क्या कुछ किया गया कि उन्हें जान देनी पड़ी। ये सच अब आप हैदराबाद पुलिस की एसीपी शिखा गोयल से जानिए। जब आप रीपेमेंट आपका शेड्यूल शुरू होता है और अगर आप वो रीपेमेंट नहीं करते हैं तो कॉल सेंटर्स एस्टैब्लिश किए गए हैं। जैसे हम लोगों ने 2 कॉल सेंटर हैदराबाद में, 2 गुरुग्राम हरियाणा में और 2 बैंगलोर में इन कंपनीज के हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए और उन पे रेड किया, और जिसमें करीब 2,000 एम्प्लॉई काम करते हैं। तो ये फिर कॉल सेंटर के जो टेलीकॉलर्स हैं फिर ये लोन जिसने लिया है उसको फोन करना शुरू करते हैं फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन, और अगर आपका रीपेमेंट में आप डिफॉल्ट करते हैं तब ये आपको काफी परेशान करते हैं, काफी अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हैं, आपको डिफेम करते हैं, जिससे कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस और परेशानी ये जिसने लोन लिया उसको दी जाती है। आप सोचेंगे कि अगर तेलंगाना में इस बेटी को चाइनीज ऐप से 5 मिनट में कर्ज मिल जाने के बाद अपनी जान गंवानी पड़ी तो ऐसे कैसे बदनाम करने की धमकी दी गई होगी। ये बात समझने से पहले जान लीजिए, हैदराबाद पुलिस की अब तक की छानबीन के मुताबिक चाइनीज ऐप से इंस्टेंट लोन लेने वाला ये गोरख धंधा 21,000 करोड़ रुपए के पार पाया जा चुका है। 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों का ट्रांजैक्शन मिल चुका है। यानी डर है कुछ और लोगों को कर्ज की किश्त न भर पाने पर बदनाम करने की धमकी देकर ये डिजिटल कातिल लालची साहूकार जिंदगी और मौत के बीच झूलने के लिए मजबूर कर रहे होंगे। आशीष पांडे, हैदराबाद, आज तक।